Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 24 ओके। तो हम ऐसा वाइल्ड को हम ऐसा रिसोर्स यूज कर रहे हैं जितना भी जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं जो ऐसा फूड यूज करते हैं हम सभी के सभी हम वाइल्ड का यूज करते हैं ओके। ओके सबसे पहले इसका करेंगे हम स्वाइल प्रोफाइल को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं ओके। सबसे पहले टॉप स्वाइल, सब स्वाइल एंड बेड रॉक ओके। ये इसका एग्जांपल्स हैं इसके। ये सबसे ऊपर वाली जो स्वाइल हमारे पास ये अर्थ सरफेस पे है ओके। दिस वन इज टॉप स्वाइल, सब स्वाइल एंड बेड रॉक ओके। ये जो बेड रॉक है इसका नेक्स्ट हम इसका रॉक्स होंगे इसमें काफी हार्ड रॉक होंगे इसलिए इसे बेड रॉक कहते हैं ओके। The layer of soil is closest to the surface of the ground. The subsoil is below the topsoil, and the bedrock is known as bedrock. It is a solid layer of unweathered rock. क्योंकि rocks में लगभग काफी hard rock होती है, okay? तो easily weathered नहीं okay? और वैसे ही next है formation of soil. Soil की किस तरह से formation होती है? तो soil को form करने के लिए काफी millions of years लगती है। ऐसा नहीं है कि एक 1 या 2 इयर्स से स्वाइल फॉर्म होते हैं ठीक है। काफी मिलियंस ऑफ ईयर स्वाइल के फॉर्मेशन में लगते हैं इसे ओके। ओके तो स्वाइल को जो है हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि दूसरी डिफरेंट टाइप्स है एलुवियल, ब्लैक, रेड डेजर्ट, ब्लैक टाइप एंड माउंटेन स्वाइल ओके। उसका नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्वाइल फॉर्मेशन। ये जब स्वाइल फॉर्म करती है तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं ठीक। तो सबसे पहले है कि पेरेंट रॉक ओके। सबसे पहले ये देखना चाहता है कि रॉक जो जहां पे स्वाइल फॉर्म हो रही है रॉक हार्ड है या सॉफ्ट है ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ही स्वाइल की फॉर्मेशन होगी ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाता है कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं कि वैसे वहां का क्लाइमेट कैसा है ओके। क्लाइमेट में देखते हैं कि वहां पे टेंपरेचर एंड रेनफॉल होता है ओके। क्योंकि जब भी रॉक्स की जब वेदरिंग होती है जब रॉक को हम डिसइंटीग्रेट होती है तो उसकी जो मेजर फैक्टर्स है वो टेंपरेचर एंड रेनफॉल फिर उसके बाद नेक्स्ट देखा जाता है सॉइल की फॉर्मेशन में टोपोग्राफी की जो एल्टीट्यूड है प्लेन एरिया है या फिर माउंटेनियस एरिया है ओके। और जो सॉइल है वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है ओके। ये डिपेंड करती है कि आपके पास प्लेन्स है अगर आपके पास रिवर वाला एरिया है अगर मिडिल एज की रिवर है जहां पे वो मैक्सिमम डेपोजिशन का वर्क करती है रिवर तो वहां पे जो सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल सॉइल होती है ओके। देखो किस तरह से होगी जैसे कि हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली सिस्टम हमारे पास ओके। क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र अपना वैली है वो काफी फर्टाइल रीजन है ओके। उसके बाद डिपेंड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द मेजर फैक्टर इज soil formation में सबसे मेजर फैक्टर इज टाइम। so time is required for soil formation. The thickness of soil profile depends on time ओके। तो उस तरह से सॉइल को हम किस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं कंजर्वेशन करने की जरूरत है ओके। जिस तरह से हम सॉइल को हम यूज कर रहे हैं ओके आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सॉइल को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ इरिगेशन अगर किसी लैंड पे इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसे ओवर यूज कर रहे हैं हम मैक्सिमम से हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ओके। जिसके कारण से क्या है कि जो सॉइल को डिग्रेड होती है ओके तो उसी सॉइल को हमें कंजर्व करने की हमें जरूरत है। कंजर्व किस तरह से करेंगे देखो मैंने पहले भी बताया कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस मटेरियल को अगर हम ओवर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो हमें हर चीज की एक प्लानिंग करने की जरूरत है ओके। अगर हम हर चीज की अगर एक प्लानिंग करेंगे अच्छी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हम उस चीज को काफी लॉन्ग टाइम तक हमसे यूज कर सकते हैं ओके। उसकी वेस्टेज भी नहीं होगी। तो इन सभी चीजों की हमें अच्छे से बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करने की जरूरत है इन्हें कि हमें कितना यूज करना है इन चीजों को कितना यूज नहीं करना है ओके। एंड द सेकंड फैक्टर इज कि हमें जो पीपल्स हैं जो सिटीजंस हैं उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है। अगर उन्हें हम अवेयर करेंगे एजुकेट करेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं ओके तो इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है
ओके, तो हमें उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है और उन्हें अवेयर करने की भी जरूरत है। ओके, ओके, तो कुछ फैक्टर्स हैं इसमें सॉइल डिग्रेडेशन के, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और रेनफॉल। ओके, ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो सॉइल है वो डिग्रेडेड होती है। ओके, सॉइल को डिग्रेडेशन किया जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं? डिफोरेस्टेशन, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, rainfall and floods and landslide। ओके, वैसे ही सॉइल को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हम सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, मल्चिंग, कंट्रोल बैरियर, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, रॉक डैम एंड कंट्रोल फ्लफिंग। ओके, ये फैक्टर्स हैं मेन जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एज ए रिसोर्स, जिस तरह से हमने सॉइल एज ए रिसोर्स स्टडी किया, लैंड एज ए रिसोर्स स्टडी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे एसेंशियल सोर्स है ये। ओके, अगर देखो अगर अर्थ पे अगर वाटर नहीं होगा तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेजर फैक्टर है ये। ओके, मेजर रोल है वाटर का एज ए रिसोर्स। ओके, और वाटर के कारण ही अर्थ प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है। ओके, तो उसमें क्या है कि वाटर, जैसे कि आपको अर्थ प्लेनेट के बारे में मालूम है कि 30% जो लैंड एरिया अवेलेबल है ऑल ओवर अर्थ पे। ओके, एंड 70% इज वाटर। ओके, 70% जो वाटर अवेलेबल है एज इन ओशन और रिवर्स में फाउंड किया जाता है। ओके, अब इसमें क्या है कि ओनली अराउंड 7%। ओके, हम 7% कह सकते हैं या फिर 2.7% भी कह सकते हैं, फिर जो कि हमें बस वाटर को ऐसा फ्रेश वाटर हमारे पास है। ओके, जो कि हमारे लिए पीने के लायक है हमारे लिए। ओके, इसमें देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, ताकि जो क्लीन वाटर है वो हम असेस नहीं कर सकते इजीली हम। ओके, देखो एक एग्जांपल आपको ये दिया गया है कि इंडिया में आपको भी मालूम होगा, राजस्थान स्टेट में कि जो फीमेल है, जो वुमेन्स होती है, वो काफी दूर दूर तक जाती है वाटर को कलेक्ट करने। तो उनका मैक्सिमम टाइम जितना है वो इसी में वेस्ट हो जाता है, ताकि वो अपने लिए पीने लायक पानी को वो स्टोर कर सके। ओके, इसी में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट भी दी थी। ओके, कि 200 मिलियन वर्क आवर्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो इसमें क्या है कि 200 मिलियन वर्क जो आवर्स हैं उनके वुमेन्स के वेस्ट हो जाते हैं ये वाटर को ही स्टोर करने में। ओके, और इसमें है कि कौन कौन से ऐसे सब कॉजेज हैं जिससे कि हम वाटर को हम पोल्यूट करते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसमें इमेज भी दी गई है किस तरह से ये वाटर को मिसयूज कर रहे हैं। हालांकि ये कि एक बकेट में वाटर को डाल के अपनी कार को वॉश कर सकता है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितना मिसयूज कर रहा है वाटर। ओके, इसमें कुछ देख लेते हैं हम कौन कौन से कॉजेज हैं इसके, सब कॉमन कॉजेज देखते हैं वाटर पोल्यूशन के। ओके, इसमें है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उसको वाटर की कितनी की जरूरत है। ओके, जितना हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो देखो इससे क्या होता है कि जब एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम, ओके, तो क्या होता है कि जिस तरह से जब रेन होती है वाटर है वो नीचे के वो अंडरग्राउंड वाटर में वो सबमर्ज हो जाता है वो। ओके, अगर तो जब वाटर सबमर्ज होता है, जो कि हमें ग्राउंड वाटर हमारे पास सर्कुलेट होता है, तो जब वो वाटर सबमर्ज होता है लैंड के थ्रू, उसके साथ ही नीचे के थ्रू वो केमिकल्स और पेस्टिसाइड भी उस वाटर में चले जाते हैं। ओके, उससे क्या होता है कि वाटर पॉल्यूट होता है। ओके, और साथ में लास्ट है इसमें इंडस्ट्री एक्टिविटीज, क्योंकि देखो सबसे कॉमन फीचर है कि अगर हमारे पास कोई भी वेस्टेज है, इवन कि हम अपने हाउसेस के घरों में ये करते हैं, अगर हमारे पास कोई वेस्ट है तो हम उसे कहाँ डंप करते हैं, उसे मैक्सिमम पानी में डाल देते हैं उसे। ओके, तो वैसा ही क्या करते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो उनका वेस्टेज होता है वो किसी रिवर्स में या लेक या पॉन्ड में वो डंप कर देते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है कि उससे भी हम वाटर पॉल्यूट होकर काफी जो हैजार्डस केमिकल्स मेटल्स हैं वो वाटर में चले जाते हैं। ओके, वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि काफी हार्मफुल है हर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स लाइफ।
ओके, ये कुछ सम कॉमन कॉजेज है जिससे कि वाटर को हम पॉल्यूट करते हैं। ओके, तो इसमें एक डायग्राम दिया गया है और इंडिया का मैप दिया गया है। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे कि जो वाटर है उसकी स्केर्सिटी है। ओके, मतलब कि पानी की कमी है ऑल ओवर इंडिया में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में जो है कि वाटर की कमी है। ओके, इसमें है सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ओके, इनके देखो ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट्स में कि यहाँ पे वाटर बिल्कुल कम है, बिल्कुल लेस है। ओके, कुछ एरिया है जहाँ के यहाँ पे वाटर जो बिल्कुल लेस है। ओके, तो उसी तरह से हमें वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। उसमें यही आपको जो मैंने आपको पहले भी आया बाकी तो रिसोर्स के बारे में बताया कि लैंड और सॉइल के बारे में बताया कि मैक्सिमम जो वाटर है उसे हमें बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैनेजमेंट से हमें उसे यूज करना है। पीपल्स को अवेयर करने की जरूरत है, उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है कि हमें वाटर को मिसयूज नहीं करना है। जितना हमें उसका यूज करने की जरूरत है यूज करेंगे, उसकी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, और जो हम वेस्टेज हम वाटर में, रिवर्स में या ओशन में डंप करते हैं उसे करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसे हम डंप कर सकते हैं, मींस हम उसे जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर उसे हम दबा सकते हैं उसे। ओके, जो वेस्ट हम रिवर्स या ओशन में डंप करते हैं। ओके, देखिए ये कुछ फैक्टर्स हैं इसमें दिए गए। ओके, कुछ फैक्टर्स हैं इसमें दिए गए जिससे कि हम जो वाटर है उसे हम बिल्कुल मिनिमम यूज कर सकते हैं उसे। ओके, जहां पे वाटर को हम ओवर यूज करते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे कि हमें इन टेक्नोलॉजीज को हमें अप्लाई करने की जरूरत है जिससे कि हम वाटर को हम बिल्कुल मिनिमम से हम उसे यूज करते हैं, तो यूज कर सकते हैं। ओके, ये कुछ मेथड्स हैं। अफोरेस्टेशन मींस कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स को ग्रो करने की जरूरत है, उन्हें प्लांट करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद स्प्रिंकल इरिगेशन। ओके, अगर हम इरिगेशन के लिए अगर वाटर को यूज करें तो उसे स्प्रिंकलिंग करने की जरूरत है। ओके, स्प्रिंकलिंग मीन जिस तरह से अगर आप किसी चीज अगर नदी में जाए, अगर आप किसी चीज पे छिड़काव करते हैं, ओके, उसे स्प्रिंकलिंग कहते हैं। ओके, जिस तरह से रेन होती है तो हमें उस वाटर को स्प्रिंकल करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद है ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन। ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन होता है कि जहां पे प्लांट्स की रूट है वहीं पे वाटर को लीव करने की जरूरत है। ओके, पूरे लैंड पे वाटर को वाटर को रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि जो वाटर है उसकी वेस्टेज ना हो सके। ओके, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, देखो इसमें ड्रिप इरिगेशन में सिंपल सा है, कॉमन सा एग्जांपल बता देता हूं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लांट है, उसकी जहाँ पे रूट से रेन के पानी को देने की जरूरत है। ओके, बाकी आसपास पानी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए वाटर की जरूरत है वहीं पे वाटर को हम छोड़ देंगे। ओके, इसको बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल सिंपल दे देंगे, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए आपको तो ये है कि जो वेजिटेशन होती है वहां पे वाटर को हमें थ्रू पाइप्स के थ्रू हमें उसे पानी को लीव करने की जरूरत है। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मीन कि जब रेन होती है तो हमें उस वाटर को स्टोर करने की जरूरत है ताकि जो हम रेन के वाटर को हम स्टोर करेंगे तो हम अपने डिफरेंट पर्पस के लिए रेन के वाटर को यूज कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट पर्पस कौन कौन से हैं, जैसे पीछे एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप रेन के वाटर को स्टोर करके रखेंगे या किसी टैंक में स्टोर करेंगे तो आप अपनी कार को उससे वॉश कर सकते हैं। आप उसी वाटर को इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अप्लाई करें। ओके, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे ट्रीट करने की जरूरत है, ये मैंने आपको पहले बताया कि उसे वाटर में डंप करने की जरूरत नहीं, उसे हमें बिल्कुल एक जमीन में गड्ढा खोद वहां पे दबानी। ओके, बिल्कुल हिंदी में सिंपल मीनिंग ये है। ओके, ताकि आपको अच्छे से लग जाए। ओके, उसके बाद स्प्रेडिंग कम्युनिटी अवेयरनेस कि जो कम्युनिटी जो पीपल्स है उन्हें अवेयर करने की जरूरत है कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं तब किस तरह से आपके क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या नुकसान है। ओके, बाकी अगर आपको कुछ लगता है आपको कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो मैंने वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं। ओके, आपके क्लासरूम लाइव बैच पे आपको मिल जाएगी वीडियोस, चेक करके आप उसे अच्छे से आप क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन में मींस कि जितने भी जो प्लांट्स ट्रीज हमारे पास फाउंड है अर्थ के रूप में हमें वो सभी वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ मींस जितने भी हमारे पास एनिमल्स। ओके, तो उन्हें भी हम नेचुरल रिसोर्स पर काउंट कर सकते हैं। ओके, अब बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, अगर नेचुरल वेजिटेशन में अगर प्लांट की बात करें या ट्रीज की बात करें हम, ओके, ट्री को हम कैसे एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं हम। ओके, तो सबसे इसका मेन एग्जांपल है कि जो आप घरों में चूल्हे में आप अपनी फायरवुड को यूज करते हो। ओके, तो वुड को एज अ फायर यूज करते हैं जब अपने चूल्हों में आप लकड़ी जलाते हैं। ओके, तो आप नेचुरल वेजिटेशन को एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ओके, और अगर वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ में सबसे कॉमन एग्जांपल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स है। आप उसे अर्निंग भी कर सकते हैं, आप उसे ईट भी कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नेचुरल वेजिटेशन को एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को कि नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को कैसे एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। ओके, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है कि आपके माइंड में बिल्कुल आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से इन चीजों को यूज कर रहे हैं एज ए रिसोर्स। ओके, अगर आप इसको सेकंड वे में इसको देखें, हम जो वेजिटेशन की हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, उसकी अगर आप रेयरिंग करते हैं, अगर आप शीप को अगर उसकी रेयरिंग करते हैं तो आप उसकी बुक को आप सेल करते हैं, वहां से अर्निंग करते हैं, तो आपके लिए वो एज ए रिसोर्स होती है। ओके, अगर आप उसको गोट को या शीप को अगर आप रेयरिंग करते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं तो आपके लिए एज ए रिसोर्स। ओके, और वेजिटेशन में अगर आप घरों में चूल्हे में अगर यूज कर रहे हैं वुड को एज अ फायर तो रिसोर्स यूज कर रहे हैं। अगर आप वुड से कोई चीज किसी चीज मेक कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप टेबल बना रहे हैं, ओके, या फिर अगर आप बेड मेक कर रहे हैं तो आप एज ए रिसोर्स उसे यूज कर रहे हैं। ओके, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ओके, इसमें कुछ फॉरेस्ट दिए गए हैं कि वर्ल्ड में किस किस तरह से जो फॉरेस्ट है हमारे पास अवेलेबल। ओके, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट, कॉनिफरस फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो डेसिडियस फॉरेस्ट को हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, ओके, उसके बाद है टेम्परेट, यूनिक फॉरेस्ट और टेरिटरी वेजिटेशन। ओके, इसमें जो फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है पूरे भारत में, हम फॉरेस्ट से भी हम एज ए रिसोर्स हम उसे यूज करते हैं। ओके, जो उसकी वुड है उसे हम सेल करते हैं तो मार्केट में काफी हाई इसकी वैल्यू है। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू जो काफी हाई है फॉरेस्ट की जो ट्रीज की जो वुड होती है हमारे। ओके, उससे क्या करते हैं हम, वुड से क्या करते हैं, देखो सबसे कॉमन एग्जांपल कि घरों में बेड जो यूज करते हैं तो मैक्सिमम इन लकड़ी के बने थे। ओके, जैसे आपके पास वैरायटी होती है कि आपके पास जो बेड है वो टीक का बना है या शीशम का है वो। ओके, तो वो वैरायटीज है जो कि हम फॉरेस्ट को एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड को भी हम ऐसे यूज करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल जो आपकी गोट, शीप या काऊ है, बुफैलो है, तो वो ग्रासलैंड ही ईट करती है। ओके, जो ग्रासेस है उन्हें ईट करती है, तो वो भी एज ए रिसोर्स है। ओके, और जो हम घरों में जैसे हम कहते हैं कि अगर हम पालक को यूज कर रहे हैं, ओके, जैसे पंजाब में काफी फेमस है सरसों का साग और मोटी की रोटी। ओके, तो जो सरसों का साग है उसे हम ग्रासलैंड में भी काउंट करते हैं और वेजिटेशन में भी काउंट करते हैं उसको। ओके, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में ग्रासेस को ईट किया जाता है। ओके, उसके बाद वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ में आपको एक चीज है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, जैसे अगर बात करें वाइल्ड लाइफ में तो वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स है सभी इंक्लूड होंगे। ओके, देखो इसमें सिर्फ यही लास्ट टॉपिक रहता है कि वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि फाउंड होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर के मैंने आज तक आपको सभी क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए प्रैक्टिस जोन। ओके, आपको नोट्स में डाले मैंने एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वहां से उन आंसर को कर सकते हैं जो आपने आंसर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए। क्योंकि जो बुक मेरे पास आई थी नोटबुक उसमें जो आपका वर्क है काफी स्टूडेंट्स का इनकम्प्लीट वर्क है, इसलिए भी कंप्लीट नहीं किया है। ओके, आपको सभी को मालूम है कि 16 से आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टार्ट है। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो प्रैक्टिस जोन थी, मैंने आपको सभी
सेंड की नंबर 24। ओके, क्योंकि आपको ज्योग्राफी का सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो बाकी रिवीजन में हम क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर आपको इस चैप्टर में और किसी टॉपिक में डाउट है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, बाकी हम ऐसे कल से tomorrow से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ऑनवर्ड्स। ओके, 2nd, 3rd, 13, 14 एंड इसमें किसी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आया मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके। किसी स्टूडेंट को डाउट है? टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास टाइम है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स है। छोटे से टॉपिक को हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, या कॉन्टिनेंट वाइज कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि फाउंड होते हैं, वो काफी फेमस हैं और उन्हीं कॉन्टिनेंट्स में ये से फाउंड होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे अर्थ के सब एनिमल्स में फाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में काफी फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो पूरे इंडिया में कहीं भी फाउंड नहीं होता। ओके, हाँ, हालांकि अगर नेशनल पार्क की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, तो वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मतलब उसको वहां पे स्टोर करके रखा है। ठीक है, लेकिन जो इसका अगर नेचुरली बात करें कि नेचुरली जो फाउंड होता है ये सिर्फ बंगाल साइड में ही होता है। ओके, बंगाल के एरियाज में ही होता है। ओके, वेस्ट बंगाल एंड नियर बाय एरियाज। ओके, तो बात करते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन से फाउंड होती है। ओके, तो यहाँ पे काफी यहाँ पे लाइक पुमास, जगुआर, मंकीज एंड पुलमास। ओके, ये एनिमल स्पीशीज है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फाउंड होती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में काफी वैरायटी है। ओके, काफी वैरायटी जैसे जैसे जो मैमल्स है, रेप्टाइल्स में उनकी काफी वैरायटीज फाउंड होती है यहाँ पे। ओके, साउथ अमेरिका में। ओके, साउथ अमेरिका में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे काफी फॉरेस्ट है। तो ब्राजील कंट्री है, वहां पे काफी फॉरेस्ट है। ओके, अमेज़न फॉरेस्ट भी है। ओके, उसके बाद है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी एनिमल स्पीशीज है जो कि फाउंड होती है? तो इसमें है होम टू एलिफेंट का होम है हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, क्रोकोडाइल एंड हूफ्ड एनिमल्स, जो कि हूफ्ड एनिमल्स सच एज डियर। देखो, हूफ्ड एनिमल्स का मीन्स है अगर किसी भी एनिमल्स की अगर यहाँ से पीठ बाहर निकली सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
Sir, your voice is not coming. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।